भारत की जो हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा है वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारे महासागरों में विकास की एक ऐसी अपार क्षमता छुपी हुई है जिसे आज हम ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो आइए इस विश्लेषण में भारत के इसी महत्वाकांक्षी रोडमैप को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये विषय हाल फिलहाल में इतना चर्चा में क्यों है। देखिए, इसकी वजह है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का जारी किया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्हाइट पेपर। और ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। असल में ये साल 2035 तक भारत की ओशियन इकोनॉमी यानी हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का एक पूरा का पूरा रोडमैप है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर ये ब्लू इकोनॉमी है क्या? क्या ये सिर्फ एक आर्थिक योजना है? नहीं, ये दरअसल प्रगति और संरक्षण मतलब प्रोग्रेस और प्रिजर्वेशन के बीच एक संतुलन साधने का नाम है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि हम समुद्र के संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, उनकी आजीविका सुधरे और इन सब के साथ साथ हमारे ओशन इकोसिस्टम की सेहत भी बरकरार रहे। आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1994 में गुंटर पॉली ने यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी में पेश किया था। देखिए, ये जो ब्लू इकोनॉमी है ये असल में 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण की सुरक्षा, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। मतलब साफ है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है बल्कि इसमें पर्यावरण और देश की सुरक्षा भी बराबर की हिस्सेदार हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत के लिए इसमें कितनी बड़ी संभावनाएं छिपी हैं। हमारे देश के पास समुद्री संसाधनों का सच में एक विशाल भंडार है, एक सी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो जरा भारत की कोस्टलाइन पर नजर डालिए। ये लगभग 11,098 किलोमीटर्स यानी 11,098 किलोमीटर लंबी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो हमें समुद्री व्यापार और संसाधनों तक सीधी पहुंच देता है। इसके अलावा भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम EEZ कहते हैं, वो करीब 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। ये एक इतना विशाल समुद्री क्षेत्र है जहां मछली पकड़ने से लेकर तेल और गैस की खोज तक सभी समुद्री संसाधनों पर भारत का विशेष अधिकार है। हमारे महासागर आर्थिक रूप से कितने जरूरी हैं इसका अंदाजा आप इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था समुद्र पर कितनी ज्यादा निर्भर है। अगर अभी की बात करें तो समुद्री अर्थव्यवस्था हमारे GDP में लगभग 4% का योगदान करती है। लेकिन भविष्य के जो प्लान्स हैं वो बहुत एम्बिशियस हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक कोस्टल शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर सीधे 33% तक ले जाया जाए। सोचिए, ये विकास की कितनी बड़ी छलांग होगी। लेकिन इस विशाल क्षमता को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं है। इस रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब जरा उन बाधाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्हें हमें पार करना होगा। सबसे बड़ी और पहली चुनौती तो पर्यावरण से ही जुड़ी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से चक्रवात और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, समुद्री प्रदूषण और ओवर टूरिज्म, ये सब हमारे तटीय इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में ये भी बताया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब EIA के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। ये वही नियम है जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले पर्यावरण पर उसके असर का आकलन करते हैं। इसके बाद आती हैं नीति और शासन से जुड़ी चुनौतियां। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम हैं उनका एनफोर्समेंट बहुत कमजोर है। साथ ही फिशरीज, शिपिंग और एनवायरनमेंट जैसी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल की भारी कमी है। इससे होता यह है कि नीतियां तो बनती हैं पर ठीक से लागू नहीं हो पाती। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस मोर्चे पर भी हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे पास मछलियों के लिए अच्छे कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की कमी है। हम गहरे समुद्र की टेक्नोलॉजी के लिए आज भी दूसरे देशों के इंपोर्ट पर निर्भर हैं। इसका एक सटीक उदाहरण है कि भारत को गहरे समुद्र में परीक्षण के लिए फ्रांस की नॉटिलस सबमर्सिबल का इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन ये चुनौतियां सिर्फ तकनीक, पैसे या नीतियों तक सीमित नहीं हैं। इनका एक मानवीय पहलू भी है, एक ह्यूमन कॉस्ट है।
हमें उन सामाजिक चुनौतियों को भी समझना होगा जिनका सामना हमारे तटीय समुदाय, हमारे लोग हर दिन करते हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तटीय मत्स्य पालन यानी कोस्टल फिशरीज की पूरी वर्कफोर्स में 72% महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कम सैलरी वाली इनफॉर्मल जॉब्स में काम करती हैं। ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, ये साफ साफ दिखती है और ये इस ज़रूरत पर जोर देती है कि विकास इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब ऐसा जिसका लाभ हर समुदाय और खासकर महिलाओं तक पहुंचे। तो हमने चुनौतियों की बात तो कर ली, लेकिन अब कुछ अच्छी सकारात्मक कहानियों की ओर भी बढ़ते हैं। भारत के तटों से ब्लू इकोनॉमी की कुछ ऐसी सफल मिसालें भी सामने आई हैं जो उम्मीद की एक नई किरण दिखाती हैं। यहाँ दो बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है कोच्चि का स्मार्ट पोर्ट, जो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्विन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। तो दूसरी तरफ है गुजरात का अलांग शिप रिसाइकलिंग यार्ड, जो अब इको फ्रेंडली तरीकों को अपना रहा है और हांगकांग कन्वेंशन का भी पालन कर रहा है। ये कन्वेंशन जहाज़ों की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग के लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म का एक मॉडल डेवलप किया गया है, जिससे 5000 नौकरियां पैदा हुई हैं और कचरे में 40% की कमी आई है। वहीं ओडिशा में सीवीड यानी समुद्री शैवाल की खेती सालाना 5000 टन का उत्पादन कर रही है और इससे 10,000 तटीय परिवारों को सहारा मिल रहा है। तो इन सफलताओं से सीखते हुए भविष्य का रास्ता कैसा होना चाहिए? एक सफल और टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को आगे क्या कदम उठाने होंगे? चलिए देखते हैं। तो आगे का जो रास्ता है उसके लिए 4 प्रमुख कदम सुझाए गए हैं। पहला, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके बढ़ाना। तीसरा, समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल मैनेजमेंट पक्का करना। और चौथा कदम है ब्लू बॉन्ड्स और कार्बन मार्केट्स जैसे नए फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करना। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर हम सबको सोचना होगा, क्या भारत अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और महासागर के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा ताकि वो ब्लू इकोनॉमी में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर सके? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।